सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के विषय में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए, कौन कौन से युद्ध लड़े और उनके समय में कौन कौन से बाहर से दूत आए थे। अब यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के विषय में। गुप्त वंश का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है दोस्तों। स्वर्णिम क्यों है? क्योंकि इस काल को, गुप्त काल को हम कहते हैं भारत के इतिहास का स्वर्ण काल। क्यों भारत के इतिहास का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो भारत में मौर्यों के पतन के बाद जो भारत में एक तरीके से एकता नष्ट हो गई थी, उस एकता को इन्होंने फिर से वापस बनाया। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो भी भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी आए, उनको इन्होंने भगा दिया अपने देश से। साथ ही साथ इस समय भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं कला के क्षेत्र में बहुत ही अधिक उन्नति हुई। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय बहुत सारे साहित्यिक किताबें लिखी गई, अभिलेख लिखे गए, मुहरे हर एक राजा ने अपनी अपनी मुहरे बनवाई या फिर मुद्राएं बनवाई, साथ ही साथ स्मारक भी बनवाए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो गुप्त वंश का इतिहास है वो बहुत ही अच्छा है और आपको पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। तो आप संस्थापकों का नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। और वैसे भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम श्री गणेशाय बोलते हैं। तो श्री गणेशाय बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए श्री ऑलरेडी लगा हुआ है, गुप्त के आगे श्री लगा हुआ है। तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हाँ आप श्री ऑलरेडी याद रखें। गुप्त वंश पूछेगा ही श्री आगे लगाना है खाली, संस्थापक अगर एग्जाम में आपके पूछता है। अब इसके बाद देखिए शासन काल इनका चला था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। अब यहाँ पर देखिए आफ्टर डोमिनी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का अब ये समय है। अभी आपने मौर्य वंश देखा था तो वो ईसा पूर्व से पहले का था, लेकिन अब यहाँ पर ईसा के जन्म के पहले, अब यहाँ पर हम जो देखेंगे वो ईसा के जन्म के बाद है। तो यहाँ पर देखिए 240 से 280 ईस्वी तक। अब इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, किसने? श्रीगुप्त ने। अब श्रीगुप्त के बाद होते हैं घटोत्कच। घटोत्कच का जो शासनकाल है वो है 280 से 319 ईस्वी तक। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहता है 319 से 335 एडी यानी कि ईस्वी तक, और इनको उपाधि मिली थी महाराजा धीराज की उपाधि। तो जो चंद्रगुप्त है उनको किसकी उपाधि मिली थी? महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, ये आप याद रखिएगा। अब इन्होंने गुप्त वंश का वास्तविक इन्हें ही हम क्या मानते हैं? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पर देखिए इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और केवल अगर संस्थापक पूछता है तो श्रीगुप्त रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, और इन दोनों का ही चित्र आप देखेंगे उस समय के सिक्कों पर अंकित है। तो यहाँ पर इसीलिए इन प्रकार के सिक्कों को राजा रानी प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी और अपनी पत्नी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, उनका नाम, अपना नाम, साथ ही साथ दोनों का चित्र उस समय के जो पैसे होते थे, मुद्राएं होती थी, उन पर अंकित करवाया, सिक्कों पर अंकित करवाया था। इसीलिए उन सिक्कों को राजा रानी प्रकार के सिक्के कहते थे। और इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे जिन्हें दिनार कहा जाता था। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है डीएलएड में कि इन सिक्कों को क्या कहते थे जो चंद्रगुप्त ने चलवाए थे। तो चंद्रगुप्त के द्वारा चलवाए गए सिक्कों को हम दिनार कहते थे। और इस समय राजा रानी प्रकार के भी सिक्के चलवाए गए थे और जो सिक्के थे वो सोने के थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। और वैसे भी आप याद रख सकते हैं आसानी से, क्योंकि गुप्त वंश को क्या कहते हैं? भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है इसमें गुप्त वंश में वो है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के विषय में आप ध्यान से देखिएगा। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो है 335 एडी से 375 एडी यानी कि 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इसका
शासनकाल रहा है और समुद्रगुप्त गुप्त को बहुत ही बड़ी उपाधि दी गई थी। बड़ी उपाधि क्या थी? इसे भारत का नेपोलियन, कविराज, लिच्छवी, दयहीन, व्याघ्र, पराक्रमांक, ये सब समुद्रगुप्त को कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो समुद्रगुप्त थे इनको भारत का नेपोलियन कहा गया, कविराज क्योंकि ये लिखते भी थे, यानी कि ये रचनाएं भी करते थे और साथ ही साथ ये बीड़ा भी बजाते थे। इन्होंने जो अपने सिक्के चलवाए थे उसमें इनकी बीड़ा बजाती हुई मूर्ति का भी जिक्र है। तो आप समुद्रगुप्त जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, कविराज कहा गया है और साथ ही साथ ये बीड़ा भी बजाते थे, यानी कि इनको संगीत का भी शौक था। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसे बीड़ा बजाने का जो शौकीन था, तो वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे। अब यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उन्होंने आर्यव्रत के 9 तथा दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को पराजित किया। इनकी विजयों का उल्लेख है। इनके राजकवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में इनका वर्णन किया गया है, यानी कि इन्होंने आर्याव्रत के 9 तथा दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को पराजित किया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है हरिसेन के द्वारा लिखे गए प्रयाग प्रशस्ति में। यह प्रशस्ति चंपू शैली में है। गद्य व पद्य मिश्रित शैली को ही हम बोलते हैं चंपू शैली। एक मुद्रा पर समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए स्थिति दिखाई गई है, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनकी एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए मूर्ति भी मिली है, यानी कि इनकी जो मूर्ति है उस सिक्के पर अंकित की गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चला 380 से 412 एडी। अब यहाँ पर देखिए उपाधि विक्रमादित्य, परम भागवत और शकारी। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। नेपोलियन की, भारत के नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को मिली थी। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इनके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके शासनकाल में साहित्य एवं विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त ने शक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ युद्ध किया था और चंद्रगुप्त ने शक शासक रुद्रसिंह थर्ड को पराजित कर मार डाला तथा शकारी की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पर देखिए, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त ने शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर मार डाला था तथा शकारी की उपाधि धारण की थी। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्त ने कब शकारी की उपाधि धारण की थी, तो कब धारण की थी? रुद्रसिंह, शक शासक रुद्रसिंह को हराने के बाद या पराजित करने के बाद। और आप ये याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त थे उनके समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहियान आया था भारत में। अब यहाँ पर देखिए, प्रमुख रत्न कालिदास थे, वराहमिहिर थे, अमर सिंह थे और धनवंतरी थे। तो ये चारों लोगों को आप याद रखिएगा। कालिदास साहित्य के क्षेत्र में थे, अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने रचना की थी। वराहमिहिर ज्योतिष थे, बृहद संहिता की रचना की थी इन्होंने। अमर सिंह शब्दकोश रचना या अमर कोश, यानी कि इनका जो काम था, क्षेत्र था, वो था शब्दकोश रचना और इनकी रचना थी अमर कोश। और धनवंतरी जो थे वो चिकित्सक थे और ये इन्होंने आयुर्वेद की रचना की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो यहाँ पर शासनकाल है वो है 412 से 454 एडी, यानी कि 412 से 454 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा भारत पर। और उपाधि इनको मिली थी महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त दूसरे गुप्त शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हो तो ये जरूरी है कि आप याद रखो कि किसने विद्यालयों का निर्माण कराया, किसने विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया। तो जो कुमारगुप्त थे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी और ये दूसरे शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अभी आपने देखा कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब इसके बाद जो लास्ट शासक हैं वो हैं यहाँ पर
स्कंदगुप्त जिनके विषय में आपको विस्तार से यहाँ पर पढ़ना है। देखिए स्कंदगुप्त 454 से 464 एडी तक यानी कि 454 ईस्वी से 464 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। अब यहाँ पर देखिए उपाधि इनको क्रमादित्य की मिली थी। इनके समय में हुड़ों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत पर हुड़ों ने कब आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त चक्रपाली के द्वारा गिरिनार पर्वत पर स्थित चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया गया था और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। तो ये आप याद रखिएगा कि आपने देखा जितने भी शासक हुए हैं सबने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है गुप्त वंश को। तो यहाँ पर जो स्कंदगुप्त थे इन्होंने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। अभी इससे पहले आपने देखा कुमार गुप्त ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था और आपने समुद्रगुप्त के विषय में भी देखा कि वो कितने महान थे। तो यहाँ पर जितने भी राजाओं के बारे में आपने पढ़ा और देखा, ये सभी लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही अधिक काम किए थे और साथ ही साथ इन्होंने गुप्त वंश को हमेशा ये कोशिश की कि जो इसकी जो शाख है यानी कि जो गुप्त वंश का एक यहाँ पर परचम लहरा रहा है वो लगातार ऐसे ही लहराता रहे। और गुप्त वंश में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था यानी कि चीन का राजदूत भारत में आया था, कौन था वो, फाहियान था। ये भी आप याद रखिएगा। अभी आपने मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में। अब दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि अगर संस्थापक पूछता है तो आप क्या बताएंगे। केवल संस्थापक पूछता है तो आप बताएंगे कि संस्थापक कौन था गुप्त वंश का, श्रीगुप्त था। और अगर पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था तो आप चंद्रगुप्त प्रथम बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और गुप्त वंश आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बार दोस्तों आप लोग सभी की रचनाएं देख लीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उनके दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे, तो उन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी ये भी आपको देखना है। कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया इनकी रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या मेघदूत आप कुछ भी कहिए, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, माल विकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, दंडिन, काव्य दर्शन, 10 कुमार चरित, भास, स्वप्नवास वदत्ता, चारुदत्ता, उरुभंग, भारवी द्वारा लिखा गया है, किरातार्जुनीयम, वराह मिहिर, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, आर्यभट्टी के द्वारा सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय। फिर विष्णु शर्मा पंचतंत्र और मृच्छ कटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर गुप्त वंश में कौन कौन सी रचनाएं हुई थी। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया गुप्त वंश के बारे में। दोस्तों गुप्त वंश के बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो भारत था उसकी समृद्धि बहुत ही अधिक थी और भारत को वास्तव में उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारत की दशा सच में ऐसी ही थी कि उसको सोने की चिड़िया कहा जाए, क्योंकि चारों तरफ से धन्य धान्य से पूर्ण था। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति सब बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मौर्य वंश के विषय में। अगर आपने मौर्य वंश को अभी नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसके अलावा सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया था, सिलेबस का भी लिंक आपको मिल जाएगा और जितने विषय हमने पढ़ाए हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी विषयों को देख सकते हैं। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को जितनी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर कोई और वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपको ऐसे ही अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आगे भी लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही हम पूरे वीडियोस के माध्यम से सभी चैप्टर्स को क्लोज कर देंगे और जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ भी छूटेंगी नहीं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर आपके नोट्स बना रहे हैं कुछ भी आपका छूटेगा नहीं और आप सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से सभी विषयों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो यहाँ पर पूरा सेशन था बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग लाइक करिए
और अपने सभी फ्रेंड्स को, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहां पर भी आपके ग्रुप हो, सबको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन जुड़ सकें। क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को हर एक विषय का रिटन नोट्स दे रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर सकते हो, शेयर तो कर सकते हो हमारे वीडियोस को, जिससे अधिक से अधिक हमारे भाई बहन हमसे जुड़े। दोस्तों, अगर आपको फिर भी कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो हम आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देते हैं, उस पर भी आप व्हाट्सएप करके हमसे जो भी अपने प्रश्न है पूछ सकते हैं। 7705 95 45 49 इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और लगातार हम लोग को ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करिए। जय हिंद दोस्तों।